हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम भाग 22 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम 9.4 के एग्जाम्पल को शुरू करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। इसको हम इंटीग्रेशन आई के इक्वल मान लेते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है वो बड़ा इजी है, वो है 1 बटे में इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना। जो 16x² है उसको लिख दिया 4x का होल स्क्वायर और 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब बच्चों x हो ax हो और ax प्लस b हो, ये सेम x के सेंस में यूज होते हैं, बस हम आखिर में x के गुणांक का लगा देते हैं भाग। अब यदि मैं इसको x समझूं तो ये x और ये a² है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बच्चों 1 बटे में x² माइनस a² के इंटीग्रेशन के जैसा है। जो हमने 21वां भाग हल किया था उसके अंदर ये आया था फॉर्मूला बच्चों। तो इसका आंसर बनता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम इस सूत्र का यूज करते हैं बच्चों। तो हमारे पास आएगा 1 बटे में 2a, a का मतलब बन जाएगा 3, फिर log विद इन दी मोड क्या आएगा बच्चों x माइनस a, x का मतलब है 4x और a का मतलब कितना है बच्चों 3, बटे में आ जाएगा 4x प्लस में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन अभी एक चीज़ हमारी और बच गई है बच्चों, वो है x के गुणांक से भाग देना। तो यदि मैं x के गुणांक से भाग कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अब इसको थोड़ा सा और हल करना है, तो इसका उत्तर बन जाएगा बच्चों 1 बटे में यहाँ पर आ जाएगा 24 log 4x माइनस 3 बटे में आ जाएगा 4x प्लस 3 का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा मेथड है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 बटे में 16x² माइनस 9 और dx। इसको हमने बदल कर लिख लिया वर्ग के रूप में, तो बन जाएगा 4x² माइनस 3 का स्क्वायर और dx। आप चाहें तो इसमें 4x को मान लीजिए t। यदि हम ऐसा इसमें हल करेंगे तो इसका अवकलन बच्चों आपको पता है 4x का बन जाएगा 4, जो कि कांस्टेंट है, उसका उधर लगा देंगे भाग, तो यहाँ बचेगा सिर्फ dx। तो 1/4 और dt। भाग इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास 4 गुणा में कहीं भी मौजूद नहीं है dx के साथ। अब ये वाली वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं पुट कर दूँ तो i क्या बन जाएगा बच्चों 1/4 और dt इसके स्थान पर आएगा। तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर किया और dt को यहाँ लिख दिया, और 1 बटे में यहाँ पर आ जाएगा t² माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि 1 बटे में x² माइनस a² के जैसा है। और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को आता है, हमने इसी एक्सरसाइज के अंदर इसको सीखा है। तो इसके बाद वाला उत्तर बन जाएगा बच्चों 1/4 गुणा 1 बटे में 2a गुणा में log x माइनस a अपॉन x प्लस में a। x की जगह है t और a की जगह आ रहा है 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बाहर वाले को सॉल्व किया, t का मान वापस रखा जो कि है 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस में 3 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बच्चों आंसर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अब एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा मेथड बड़ा है, तो आपको अपने हिसाब से इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसी इंटीग्रेशन को हल किया है, लेकिन लॉन्ग मेथड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा सेम, यहाँ पर भी 2 मेथड हो सकते हैं। मैं शॉर्टकट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लॉन्ग मेथड आपको इसके अंदर हल होके मिल जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं इसको वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था पूर्ण वर्ग के रूप में लिखता हूँ। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 4x² को मैं लिख दूंगा 2x का होल स्क्वायर। अब ये x के सेंस में यूज होगा बच्चों, लेकिन बस आखिर में हम क्या करें x के गुणांक का भाग दे देंगे। x का गुणांक हमारे पास है 2, उसका अंत में भाग लगा देंगे। यदि यहाँ से इसका फेस देखूं तो वो 1 बटे में a² माइनस x² के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन बच्चों आप जानते हो 1 बटे में 2a log a प्लस x बटे में a माइनस x का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करते हैं। x के स्थान पर है 2x और a के स्थान पर आ रहा है 3। तो हमारा नेक्स्ट आंसर बनेगा 1/2a इंटू log a प्लस x अपॉन a माइनस x विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और आखिर में हम और क्या करेंगे बच्चों, 2 का लगाना पड़ेगा भाग, क्योंकि x के साथ गुणा में था 2, जिससे इसका उत्तर बन जाएगा 1/12
log 3 प्लस 2x बटे में 3 माइनस 2x का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा मेथड बच्चों इसका ये है जिसके अंदर यदि हमें इस रूप तक आ जाऊं, 2x को मान लूँ t, उससे भी इसका आंसर सेम बनने वाला है। तो आप x के गुणांक वाले मेथड को यूज़ कीजिए, शॉर्ट है, इजी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 22। अब यहाँ से हम लोग हर के गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे जिससे वो आंशिक भिन्न के रूप में आ सके। उससे पहले एक बात की जांच और करनी होती है बच्चों, वो ये है कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उचित परिमेय फलन है या नहीं। ध्यान से देखिए, इसमें अंश की जो घात है वो है 0 और हर की घात बन रही है 2। इसका मतलब ये एक उचित भिन्न है। अब इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। और उससे पहले एक बात और भी करनी होती है चेक बच्चों, वो क्या होती है कि इसके हर के गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं। तो इसके हर के गुणनखंड हो सकते हैं बच्चों। तो इसके हर के गुणनखंड यदि मैं करूं इसको इंटीग्रेशन i के इक्वल मानते हुए, ये लीजिए, तो इसके हर के गुणनखंड बनेंगे 1 बटे में x माइनस 2 और x प्लस में 1। हर के गुणनखंड हो गए बच्चों। अब इसको आंशिक भिन्न में बदलूंगा। तो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत करनी है वो कुछ ऐसे लिखनी है। इसमें लिखेंगे माना समाकल्य जो कि है 1 बटे में x माइनस 2 गुणा में x प्लस में 1 इज इक्वल, एक घातीय गुणनखंड है बच्चों, तो इसके आंशिक भिन्न का रूप हमें मानना पड़ेगा a बटे में x माइनस 2 प्लस b बटे में x प्लस 1। अब a और b के मान हम लोग शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लेंगे। और इसके लिए यदि मैं a के बटे वाले गुणनखंड को यूज़ करूं तो x का मान आएगा 2 बच्चों, जिससे हमें कैपिटल A का मान मिल जाएगा। जिस गुणनखंड को 0 रख रहे हैं उसी के ऊपर वाला कांस्टेंट हमें मिलेगा। अब ये वैल्यू x का मान 2 मैं यहाँ रखूँगा, लेकिन इस गुणनखंड को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर मान रखूँ तो उत्तर आएगा 1 बटे में 2 प्लस 1, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1 बटे में 3। इसी हिसाब से मैं x का मान यूज़ करूँगा बच्चों -1, तो हमें b का मान मिलेगा और वो वैल्यू मैं पुट करूँगा इसके अंदर। इसमें पुट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे में -1 माइनस 2, यानी ओवरऑल बनेगा -1 बटे में 3। ये दोनों मान मैं इसके अंदर कर देता हूँ पुट। तो इस आधार पर 1 बटे में x माइनस 2 गुणा में x प्लस 1 जो था वो बन जाएगा 1 बटे 3 गुणा में 1 बटे में x माइनस 2 माइनस 1 बटे 3 गुणा में 1 बटे में x प्लस 1। यहाँ तक आगे हम बच्चों। अब हमें इसका इंटीग्रेशन हल करना है। तो इसका मतलब मुझे i का मान ज्ञात करना है, जो कि वास्तव में इन दोनों के इंटीग्रेशन से आएगा। अब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 बटे 3 कॉन्स्टेंट है और 1 बटे में x माइनस 2 का इंटीग्रेशन हम हल करेंगे। फिर -1 बटे 3 कॉन्स्टेंट है और उसके बाद 1 बटे में x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम लोग हल करेंगे। x, ax और ax प्लस b सेम सेंस में यूज़ होते हैं, बार बार आ रही है ये चीज़, तो ये x के जैसे ही यूज़ होने वाले हैं। तो 1 बटे 3, इसका आंसर बनेगा log x माइनस 2 माइनस 1 बटे 3, और इसका आंसर भी बनेगा log x प्लस 1। चाहे तो log के अंदर मोड का यूज़ हो सकता है बच्चों। इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1 बटे 3। 1 बटे 3 कॉमन आने के बाद बचेगा log m माइनस log n, जिसका उत्तर होता है log m बटे n। तो log वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो बन जाएगा x माइनस 2 बटे में x प्लस 1 विद इन दी मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब इसमें एक छोटी सी बात और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा मैटर आए जिसके अंदर अंश में 1 हो और हर में 2 एक घातीय गुणनखंड हो, अंश में 1 हो और हर में 2 एक घातीय गुणनखंड हो, तो उसको शॉर्टकट मेथड से भी यहाँ तक आ सकते हैं लेकर। यानी हमें ये इतना a और b मानने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है देखिए, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसको निरीक्षण विधि बोलते हैं। अब इस विधि में हमें क्या होता है करना, सबसे पहले इसमें जो 2 गुणनखंड है उनमें ये देखो कौन सा गुणनखंड बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है -2, तो ये वाला गुणनखंड बड़ा है और ये गुणनखंड छोटा। सबसे पहले बड़े गुणनखंड में से छोटा गुणनखंड घटा दीजिए। तो इसका उत्तर बच्चों वो आएगा 3। तो इसके इक्वल में लिख दीजिए 1 बटे में 3 और एक कोष्टक लीजिए बना। हो जाएगा बच्चों इतना कम। बड़े गुणनखंड में छोटा गुणनखंड घटाओ, वहाँ से आपको एक संख्या मिलेगी और उस संख्या को 1 के बटे में नोट कर दो बड़ा कोष्टक लगा के।
अब क्या करो, 1 में छोटा गुणनखंड लिखो -1 में बड़ा गुणनखंड लिखो। तो निरीक्षण विधि से सीधा ही ये मान आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों को आता है। तो बच्चों ये वाला मेथड यूज़ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एक घातीय गुणनखंड हो, सिर्फ 2 और ऊपर आना चाहिए 1, तो ही यूज़ हो सकता है। और इसी विधि से ही आगे इसको हल करके बताया गया है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में पहले हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हर के गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं। देखो हर के गुणनखंड हो रहे हैं, अच्छी बात है। अब अंश और हर की घात के ऊपर फोकस करो, तो आपको मालूम चलेगा कि अंश और हर की घात एक जैसी है, वहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये उचित भिन्न नहीं है, ये विषम भिन्न बन गई। अब इसको उचित वाले भाग में बदलने के लिए हम करेंगे भाग। तो पहले बच्चों हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, हम लोग x² + x + 2 में भाग लगाएंगे इसका, और इसका भी आपस में कर लो गुणा, तो आएगा x² - 3x + 2। आपको बहुपद का भाग देना आना चाहिए। x² में x² का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। अब इस 1 का गुणा इससे करना है, और ये सारे स्टेप आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। इसके बाद इनका अंतर लेना है, जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा दोनों का जोड़ 4x। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम इन दोनों का भाग करोगे x² + x + 2 बट्टे में x - 1 और x - 2 का, तो भाग एक बार पूरा जाएगा। शेषफल कितना आ रहा है बच्चों, 4x। भाग जिससे आपने किया था वो ये था, ये वास्तव में किससे बनता है, इससे। तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में ही लिखना x - 1 और x - 2। तो हमने इसको उचित भिन्न में बदल लिया। अब हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे बच्चों। ये तो बनना ही चुका है, इंटीग्रेशन हमें इसका करना है, भूलना नहीं है। इस पार्ट को हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करें, क्योंकि अब ये उचित भिन्न हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा 4x बटे में x - 1 और x - 2 को आंशिक भिन्न में बदलना। 2 एक घातीय गुणनखंड है, तो a बटे में लिखा x - 1 और b बटे में लिखा x - 2। यहाँ पर एक बात मैं फिर से मेंशन कर दूं, निरीक्षण विधि यूज़ मत कर लेना, क्योंकि ऊपर 1 नहीं है। ऊपर 1 होता तो निरीक्षण विधि यूज़ हो सकती थी, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। एक घातीय गुणनखंड है, तो अज्ञात राशियों a और b के मान शॉर्टकट मेथड से आ जाएंगे बच्चों। तो x का मान पहले मैं 1 यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे एक कैपिटल A का मान मिलेगा। वो 1 मैं यहाँ यूज़ करूँगा, देखो इस जगह पर, इस गुणनखंड को छोड़ते हो तो आ जाएगा 4 × 1 बटे में 1 - 2। ओवरऑल वैल्यू आएगी 4 बटे में -1, यानी कि माइनस का आ जाएगा 4। अब x का मान यूज़ करते हैं 2, जिससे हमें मान मिलेगा कैपिटल B का। यहाँ से वो मान हम इसके अंदर करेंगे पुट, तो x का मान 2 रखूँ तो आएगा 4 × 2 बटे में आ जाएगा 2 - 1। ओवरऑल वैल्यू आएगी 8 बटे 1, यानी कि 8। ये और b के मान आगे बच्चों, ये मान इसके अंदर कर देते हैं पुट। तो वास्तव में हमारा जो क्वेश्चन था वो था 1 + 4x बटे में x - 1 और x - 2 से बना हुआ, और वो था 1 प्लस ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट का आंसर ये है, जिसमें a और b के मान इसमें मैं यूज़ करता हूँ। तो पहले मैं इस स्टेप को लिख देता हूँ b को, क्योंकि इसका मान पॉजिटिव आ रहा है। मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे में x - 2, फिर -4 बटे में आ जाएगा x - 1। तो बच्चों आपका मेन क्वेश्चन जो था उसको पहले हमने भाग दे के इसमें बदला, अब हमें इसका इंटीग्रेशन हल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे i, जिसका मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसके मैं पार्ट बना देता हूँ 3। तो पहले आएगा 1 का इंटीग्रेशन, फिर ये 8 कांस्टेंट बाहर किया, फिर आएगा 1/x - 2 का इंटीग्रेशन, फिर ये माइनस और ये 4 को बाहर किया, कांस्टेंट है, आएगा 1/x - 1 का इंटीग्रेशन। अब एक एक करके इसके इंटीग्रेशन को हल करते हैं बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, फिर 8 बाहर है, ये 1/x है, ये भी 1/x है, तो इनके आंसर बन जाएंगे लॉग में। तो पहला आएगा log x - 2, दूसरा आएगा -4 गुणा में log x - 1, चाहे तो मोड का यूज़ हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि सभी इंटीग्रेशन हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारा ये वाला आंसर बन गया बच्चों। अब ये आपका फाइनल आंसर है, वैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है। इसको एडजस्ट करने के लिए x को यहीं रखिए, इसमें से कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन आ जाएगा 4, तो शेष बचेगा 2 log x - 2,
फिर आएगा माइनस log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये x, ये 4 बाहर, इस 2 को घात में शिफ्ट कीजिए तो आ जाएगा log x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 4 तो ठीक है, यहाँ पर log m माइनस log n का लगा देते हैं सूत्र बच्चों, जो कि बनेगा log m बटे में n। चाहें तो यहाँ पर मोड का यूज़ हो सकता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। और यही आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर x² प्लस 1 है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस इंटीग्रेशन को हम लोगों को हल करना है, इसको मैं i के इक्वल मान लेता हूँ। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए बच्चों ध्यान से देखो कि अंश की घात 0 है, हर की घात बन रही है 4। इसका मतलब ये उचित भिन्न है, जिसको हम आगे आंशिक भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि नीचे गुणनखंड के रूप में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम लिख लेते हैं माना समाकल्य, जो कि है 1 बट्टे में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x² प्लस 1। अब इसकी आंशिक भिन्न के बारे में बच्चों हम लोगों को मालूम है, यहाँ पर घात 2 है तो 2 स्टेप तो इसी के बन जाएंगे। एक तो आएगा a बट्टे में x प्लस 1, दूसरा आएगा b बट्टे में x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर द्विघात खंड है तो इसके ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे, एक c और एक d लेता हूँ, साथ में यूज़ करता हूँ x को, और बट्टे में आएगा x² प्लस 1। अब सिर्फ एक ही कांस्टेंट का मान शॉर्टकट मेथड से आएगा, वो है b, क्योंकि उच्चतम घात का पद यही है। तो x प्लस 1 के स्क्वायर के ऊपर जो b है उसका मान हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, x का मान क्या रखेंगे बच्चों, -1, क्योंकि इस गुणनखंड को 0 रखने पर x का मान क्या आएगा, -1। तो शॉर्टकट मेथड के लिए x बराबर -1 पर हमें b का मान मिलने वाला है। वो b का मान ज्ञात करने के लिए मैं वैल्यू इसमें रखूँ x बराबर -1, लेकिन इसमें नहीं यूज़ कर सकता, तो बचेगा सिर्फ इतना वाला पद। इस पद के अंदर रखता हूँ x का मान -1, तो आएगा 1 बट्टे में -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ओवरऑल वैल्यू 1 बट्टे में 2। ये मान मुझे 1 ज्ञात हो गया बच्चों। अब बाकी मान ज्ञात करने के लिए मुझे दूसरी विधि चाहिए, समान गुणांकों की तुलना विधि, और उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ समान गुणांक विधि, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब उस विधि के लिए आप याद कीजिए बच्चों, हम लोग इसका अंश लिखते थे 1 है, बाद में इनके साथ करते हैं संख्याओं का गुणा या स्टेप्स का गुणा। a के बटे में x प्लस 1 है, यहाँ से x प्लस 1 हटा दूँ तो a के साथ आएगा 1x प्लस 1 और इंटू में आएगा x² प्लस 1। इसी हिसाब से b के बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर है, वो यहाँ से हटा दो, बचेगा x² प्लस 1, तो b इंटू में आ जाएगा x² प्लस 1। इसी प्रकार इसके ऊपर है cx प्लस d, और उसका मल्टीप्लाई इसके साथ ना होकर इसके साथ, क्योंकि ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से करनी है, एक मिस्टेक होती है पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस काम को करने के लिए देखो ध्यान से, पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले x का मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x³, फिर आएगा x, फिर 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा x² प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में b इंटू में है x² प्लस 1, ओके है, इसका कुछ और हल नहीं करना फिलहाल इनका गुणा करना है, और इसका गुणा करने के लिए भी पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सीधा ही x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ बच्चों। x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cx के साथ। तो पहला पद आएगा cx³, फिर आ जाएगा 2cx² और फिर आ जाएगा cx बच्चों। फिर ये जो d है इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, dx² 2dx और आ जाएगा d। इतने सारे मान आ रहे हैं बच्चों हमारे पास। LHS में वही चल रहा है 1। अब LHS की वैल्यू सेम रखो, RHS में a, b और c का अंदर गुणा करूँगा। अब जब a का गुणा अंदर होगा तो तुम देखो क्या क्या स्टेप आएंगे बच्चों, ax³ और ax प्लस ax² और प्लस में a। जब b का गुणा अंदर करूँगा बच्चों तो bx² प्लस में b,
बाकी ये वाली वैल्यू में तो सी और डी का अंतर गुणा हो ही चुका है, इसको एज इट इज नोट कर दूंगा। तो ये था सी एक्स क्यूब प्लस 2cx² प्लस में cx। नेक्स्ट स्टेप था dx² प्लस 2dx प्लस में d। अब जिनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको मैं लूँगा कॉमन और बाकी पदों को अंदर कोष्टक में लिखूँगा। सबसे पहले एक्स क्यूब के पद ये रहे बच्चों, इनमें से कॉमन लूँगा एक्स क्यूब। जैसे ये एक्स क्यूब के पदों में से एक्स क्यूब कॉमन लूँगा तो बाकी बचेगा a प्लस सी। तो अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में 1 था बच्चों, राइट हैंड साइड में आ गया a प्लस सी इंटू में एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर के पद देखता हूँ, ये a, ये b और ये था 2c और यहाँ था d। इस सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद a, फिर आएगा प्लस b, फिर था 2c और फिर था d, तो प्लस 2c प्लस में d। उसके बाद यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ पर साथ में एक्स स्क्वायर भी लिखना है। उसके बाद मैं x के स्टेप नोट करता हूँ बच्चों। x के स्टेप ये रहे ax, cx और 2dx, इनको इकट्ठा लिखता हूँ और इनमें से कॉमन ले लेता हूँ x। तो हमारे पास आ जाएगा a, फिर आ जाएगा cx, सो a प्लस सी प्लस 2d, a प्लस सी प्लस 2d। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस 2d और गुणा में x। एक बार फिर से कर लेते हैं बच्चों चेक, a फिर प्लस c फिर प्लस में 2d। बाकी जो चीज़ें बच गई वो हैं a, b और यहाँ पर है d। तो ये कांस्टेंट बचेंगे बच्चों, a प्लस b प्लस में d। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसके अंदर समान गुणांकों की सहायता से बाकी बचे हुए कांस्टेंट का मान ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए पहले ध्यान देखो, हमारे पास b का मान ऑलरेडी है बच्चों। तो अब ये देखिए कि b का मान कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो एक मिनट, पहले मैं इसमें एक्स क्यूब के गुणांक को उठा लेता हूँ। एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब के गुणांक की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कोई स्टेप ही नहीं है बच्चों, तो उसका गुणांक बनेगा 0। RHS में एक्स क्यूब का गुणांक है बच्चों a प्लस सी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करता हूं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी प्लस 2c प्लस में d, जिसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 2। अब बात करता हूं x के गुणांक की। तो x का गुणांक बच्चों, इस साइड में x का कोई पद नहीं है तो इसका भी गुणांक 0। RHS में x का गुणांक है a प्लस सी प्लस में 2d, जिसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 3। और आखिर में आएगा अचर पद। लेफ्ट हैंड साइड में अचर पद देखो क्या बन रहा है बच्चों, 1, ये लिखा 1, और RHS में अचर पद क्या बन रहा है, बिना x स्क्वायर के a प्लस बी प्लस डी, जिसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब इन 4 समीकरण की सहायता से हमें a, b, c और d के मान ज्ञात कर रहे हैं, जिसमें से b ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अब एक बात देखो, यदि मैं इन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो है 3, इसको ध्यान से देखूं, 1 और 3, इनका अंतर ले लूं तो सिर्फ a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल हुआ, बचेगा कौन, 2d। इसका मतलब मुझे 2d से d का मान मिल जाएगा। तो मैं पहला काम कर रहा हूं बच्चों, समीकरण 3 में से एक घटा रहा हूँ, यानी समीकरण 1 और 3 को हल करने पर मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल, बचेगा 2d। इस साइड में 0 में 0 जाएगा तो क्या बनेगा 0, यानी ओवरऑल 2 का भाग लगाने पर d का मान मिल जाएगा मुझे 0। तो मेरे पास 2 मान आ चुके हैं b का और d का। वो b और d का मान मैं इस समीकरण में यूज़ कर लूँ तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, a का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 4 से, इस साइड में 1 है, a मेरे पास नहीं है, b का मान मैंने ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है 1/2, ये लीजिए, और d का मान मैंने ज्ञात कर रखा है 0। यदि इस आधार पर मैं इसको हल करूं तो मुझे a का मान मिलने वाला है प्लस का 1/2 बच्चों।
अब मेरे पास ए, बी और डी के मान आ चुके हैं, बचा कौन? सी का मान ज्ञात करने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। देखो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 3 से। तो इस समीकरण में ए का मान रखा 1/2, LHS में चल रहा है 0, सी मुझे ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 0, वो यहाँ रख दिया, तो ये वैल्यू बनेगी 0, यानी ओवरऑल सी का मान आएगा -1/2। तो अब हमारे पास ए, बी, सी और डी के मान आ चुके हैं बच्चों। इन मानों को हम इस इक्वेशन में यूज़ करने वाले हैं। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसी हिसाब से होंगे बच्चों ये क्वेश्चन। तो शॉर्टकट मेथड और समान गुणांकों की तुलना वाला जो मेथड है, दोनों को यूज़ करके हमें सारे कांस्टेंट के मान ज्ञात करने होंगे। ये मान मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो हमारा वास्तव में जो मान था, जो कि था 1/में x+1 का स्क्वायर इंटू x²+1, 1/में x+1 का स्क्वायर इंटू x²+1, वो वास्तव में बनेगा a/में x+1, और a का मान हमने कितना ज्ञात किया बच्चों? 1/2। तो ये बन जाएगा 1/2 गुणा में 1/x+1। b का मान हमने ज्ञात किया था 1/2 इंटू में 1/में x+1 का स्क्वायर आ गया बच्चों। फिर cx प्लस डी था, देखो यहाँ पर d का मान 0 और c का मान हमने कितना ज्ञात किया है? -1/2। तो इस आधार पर हमारे पास आ जाएगा -1/2, फिर x/में x²+1। ए, बी, सी, डी के मान रखने के बाद हमें फाइनली इसका इंटीग्रेशन हल करना है। अभी हमारा इंटीग्रेशन बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका कर देंगे समाकलन या इंटीग्रेशन। समाकलन करूंगा बच्चों, तो इसके इंटीग्रेशन को तो नाम देता हूँ आई, इधर वाले स्टेप को कर देता हूँ नोट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, जो कि x के जैसे ही होगा। इसमें 1/2 कॉमन लिया, ये बाहर है कांस्टेंट होने की वजह से, इसको मैंने लिख दिया x+1 की पावर -2 पर जाकर। इसी प्रकार यहाँ पर -1/2 है, इंटीग्रेशन है x/में x²+1 और dx। एक एक करके इनके इंटीग्रेशन को हल करते हैं बच्चे। ये 1/2, ये 1/x के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन बनेगा log x+1, चाहे तो मोड का यूज़ हो सकता है बच्चों। फिर है 1/2, ये x की पावर है n के रूप में, ये भी x के जैसे बिहेव करेगा, x की पावर n है। इसका इंटीग्रेशन करूँ बच्चों तो ये आ जाएगा, घात में 1 जोड़ दिया और उसी घात को बटे में नोट कर दिया। आगे यदि मैं इस पर फोकस करूं तो 1/2 कांस्टेंट है बच्चों। अब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता था, क्योंकि x² का अवकलन होता है 2x, उसके साथ 1 है, उसको भी उठा लें तो वो कांस्टेंट है, उसका अवकलन बनेगा 0। नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता है, लेकिन हमारे पास किस चीज़ की कमी है? 2 की। तो उस कमी को हम कर देते हैं पूरा, ये देखो 2 से गुणा करके और 2 से भाग करके। अब नीचे का पूरा अवकलन ऊपर है बच्चों, इसको लिख दिया 1/2 गुणा 1/2, और नीचे का पूरा अवकलन ऊपर हो तो आंसर बनता है log नीचे वाला फलन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ये 1/2 log x+1, इसको हल करूँगा तो आएगा -1, ये -1/2, और ये आएगा बटे में तो आएगा 1/2 और x+1, क्योंकि यहाँ पर घात बन रही थी -1, उसको लिख दिया बटे में। यहाँ पर है -1/4 और log के अंदर है x²+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप चाहें तो इन दोनों स्टेप को हल हो सकता है अभी, और चाहें तो इनमें से 1/2 कॉमन लेकर और आप log m - log n का सूत्र यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी कांस्टेंट का मान ज्ञात किया और इसके अंदर वैल्यू रख के हमने क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर लिया। तो ये फाइनली आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों। थोड़ा मुश्किल है, रिपीट करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस बात पे फोकस कीजिए कि ऊपर घात 2 है, नीचे घात है 3, नीचे गुणनखंड भी हैं। अब ऊपर घात 2 नीचे घात है 3, तो ये उचित भिन्न के रूप में बन रहा है। इसका मतलब ये इजीली आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लिख देते हैं माना समाकल्य। तो आ जाएगा x² प्लस x+1 बटे में x - 1 की घात है 3 इज इक्वल, अब यहाँ पर घात है 3 बच्चों, तो इसके 3 स्टेप बनाने हम लोगों को। पहले में x - 1, दूसरे में इसका स्क्वायर
और आखिरी पद में आ जाएगा क्यूब, जिसके ऊपर 3 कांस्टेंट होंगे ए, बी और सी। अब सिर्फ सी का मान आएगा शॉर्टकट मेथड से, बाकी के लिए हमें समान गुणांकों की तुलना वाली विधि का यूज़ करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सी के नीचे वाले गुणनखंड को 0 रखा, तो वहाँ से x का मान आएगा 1। उस मान को यहाँ यूज़ करना है। अब उस मान को यूज़ करना है तो यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इस ऊपर वाले में रखेंगे। तो हमारे पास इसके साथ गुणा में नहीं कुछ नहीं है, तो 1 तो होगा बच्चों। तो इस आधार पर हमारे पास c का मान आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 3। ये हमारे पास c का मान आ गया बच्चों। अब ये जो c का मान आ चुका है, इसको हम समान गुणांकों वाले में भी यूज़ करेंगे। तो बाकी कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए हम समान गुणांकों की विधि का यूज़ करते हैं, समान गुणांक विधि। अब उस विधि के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका अंश लिखा इक्वल a के साथ गुणा में कौन आएगा, इसमें से एक अगर मैं गुणनखंड हटा दूं तो बाकी 2 गुणनखंड बचेंगे। तो a इंटू आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, b इंटू में इसमें से 2 हटा दूं तो 1 बचेगा, तो x माइनस 1, और इसके नीचे सारे हट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 गुणा c करेंगे तो उत्तर कितना बन जाएगा, c, यानी किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है लास्ट में। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो है ही, इसके होल स्क्वायर वगैरह ओपन करो। साथ में मैं a का गुणा भी कर रहा हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा तो पहला पद ए एक्स स्क्वायर, माइनस 2x आएगा, a से गुणा करूँगा तो माइनस 2ax, माइनस 1 आएगा, a से गुणा करूँगा, सॉरी 1 आएगा जिसका a से गुणा करूँगा तो बन जाएगा a। अब b और c का भी इसी प्रकार से यूज़ करते हैं, तो आएगा bx माइनस b और आ जाएगा प्लस में c। अगले स्टेप में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। RHS के अंदर एक्स स्क्वायर के जो पद है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, वो एक ही पद है तो लिख दिया ए एक्स स्क्वायर। अब x के जो पद है उनमें से x कॉमन ले लो, x के पद बनेंगे माइनस 2a और साथ में बन जाएगा प्लस का b, और बाकी कांस्टेंट बचेगा प्लस का a, माइनस का b और प्लस का c। अब समान गुणांकों से हम लोग ध्यान देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनेगा बच्चों, इकाई। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करूं तो LHS में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है बच्चों, और RHS में एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहा है a। इसका मतलब बच्चों a का मान कितना आ गया, 1। पहले हम लोगों ने c का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमारे पास a का मान आ चुका है, अब बचा कौन है, सिर्फ b। उसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जो किसका गुणांक बनेगा, x का। तो दूसरा काम कर लेते हैं x का गुणांक। अब x के गुणांक की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, RHS में माइनस 2a प्लस में b, तो इसका मतलब 1 बराबर बनेगा माइनस 2a प्लस में b। इसके अंदर हम a का मान रख देते हैं, तो 1 बराबर बनेगा माइनस 2 प्लस में b, जिससे b का मान बन जाएगा 3। तो हमारे पास 3 कांस्टेंट थे, उनमें से सारों का मान हमारे पास आ चुका है। अब इसी मान को हम लोग वापस इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन जो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वो आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब बटे में इज इक्वल आएगा a बटे में, a का मतलब 1 है तो 1 बटे में x माइनस 1, b का मतलब है 3 तो 3 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर, और बच्चों c का मतलब कितना था, 3, तो ये आ जाएगा 3 बटे में 1 बटे में x माइनस 1 की घात 3। इस प्रकार से हमारा दिया गया क्वेश्चन इस रूप में बदल गया, आंशिक भिन्न के रूप में बदल गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसके ये वाले पार्ट बनेंगे 3। फर्स्ट पार्ट होगा 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन बच्चों। दूसरे पार्ट में 3 कांस्टेंट है, इस पद को ऊपर लिख दिया, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इस पद को ऊपर लिख दिया तो आ जाएगा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, और आखिरी पद में 3 कांस्टेंट लेके इस पद को ऊपर लिख दिया तो x माइनस 1 की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन। x माइनस 1 x के जैसे ही होगा, तो ये x की पावर n है और ये 1 बटे x है। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन करूँ तो i का मान बनेगा पहले log x माइनस 1, चाहे तो मोड का यूज़ करें, दूसरे में आएगा 3 बाहर और ये x की पावर n के जैसा है, जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x माइनस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे में माइनस 2 प्लस 1। आखिरी वाले पार्ट में भी 3 कांस्टेंट, बाकी का इंटीग्रेशन करूं तो x माइनस 1 की पावर माइनस 3 प्लस 1 बटे में माइनस 3 प्लस 1
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं बच्चों। तो log x माइनस 1 का मोड, फिर आ जाएगा जोड़ का निशान, वैसे जोड़ नहीं आएगा यहाँ पर उत्तर आएगा -1, इसका गुणा इससे होगा तो बन जाएगा -3। उसके साथ साथ इसमें घात बनेगी -1, वो आ जाएगा बटे में। अब यहाँ पर बचेगा -2, उसका गुणा या उसका भाग इसमें होगा तो बन जाएगा -3/2। ऊपर घात बचेगी -2, जिसको बटे में ला के लिखूँ तो आ जाएगा x माइनस 1 की घात 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। आप चाहें तो ये इस हिसाब से नोट हो सकता है, जिसका आंसर फाइनली इसी हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। इस एग्जाम्पल को करने के लिए हम लोग इसको i के इक्वल मान लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में 1/में sin x लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है sin 2x। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin x इंटू में cos x इंटू dx, तो है ही हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में इसमें से हम लेते हैं कॉमन। यदि आप ध्यान देंगे तो इनमें से कॉमन आ सकता है sin x, और sin x कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 + 2 cos x। अब ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, इसके लिए मैं इसको हल करने के लिए अंश और हर में साइन का कर देता हूँ गुणा बच्चों। और जैसे ही अंश और हर में साइन का गुणा करता हूँ, ये स्टेप में ऊपर बन जाएगा सिर्फ sin x, नीचे इनका गुणा बनेगा sin स्क्वायर, जिसको मैं लिख दूंगा 1 - cos स्क्वायर x, और यहाँ पर है 1 + 2 cos x और dx। अब इसको cos के रूप में लिखने का मोटिव क्या था और साइन का गुणा करने का मोटिव क्या था, क्योंकि आगे जाके cos का अवकलन क्या बन जाएगा, माइनस साइन। हमारे पास साइन है, माइनस का फर्क है, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए मैं cos x को मान लूँगा t। तो हमारा नेक्स्ट काम है कि मानना cos x कितना बन जाएगा t, जिसका अवकलन करने पर -sin x dx इक्वल बन जाएगा dt, यानी ओवरऑल सिर्फ sin x dx का मान बन जाएगा -dt। ये सारी वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो हमारा इंटीग्रेशन फाइनली बन जाएगा बच्चों माइनस और dt ऊपर, बटे में आएगा 1 - t स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ पर बनेगा 1 प्लस में 2t। अब यदि मैं ध्यान दूं तो इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं a² - b² से। तो इसका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है बच्चों 1/में 1 - t इंटू 1 प्लस में t और 1 प्लस में 2t विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा t। यहाँ पर t और x एक जैसे से यूज़ में आते हैं बच्चों। अब ये वाला जो स्टेप आ रहा है ये बन रहा है उचित भिन्न, जिसके हर में गुणनखंड हो रहे हैं, तो हम इसको आंशिक भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ से इसको आंशिक बदलने के लिए मैं लिखता हूँ माना समाकल्य, जो कि है 1/में 1 - t इंटू 1 प्लस में t इंटू 1 प्लस में 2t। तीनों एक घातीय गुणनखंड है बच्चों, घात इस पर है ही नहीं कोई ज़्यादा। तो इसके 3 पार्ट बनेंगे, a/में 1 - t प्लस b/में 1 प्लस में t और प्लस c/में आएगा 1 प्लस में 2t। इसके बाद हम शॉर्टकट मेथड से इनका ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a के बट्टे में जो पद है, यदि मैं उसको 0 रखूँ तो वहाँ से जो है t उसका मान 1 आएगा, जिस पर हम कैपिटल A का मान ज्ञात करेंगे। वो मान इसमें रखने पर ज्ञात होगा। इसमें मान रख दूँ 1 तो आएगा 1/में 1 प्लस 1 गुणा में आ जाएगा 1 प्लस में 2। हल करूँ तो 1/में 2 गुणा में 3 यानी ओवरऑल बनेगा 1/में 6। ये a का मान है बच्चों। फिर इस गुणनखंड को 0 रखूँ तो t का मान आएगा -1, जिससे हमें मिल जाएगा b का मान, और b का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको छोड़कर बाकी सब में t का मान रख देंगे -1। इसमें वैल्यू रखूँ तो आ जाएगा 1/में 1 प्लस में 1, यहाँ पर बनेगा 1 - 2। ओवरऑल ये बन जाएगा 1/में 2 गुणा में -1 यानी कि -1/में 2। नेक्स्ट उस गुणनखंड को यदि मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से t का मान बनेगा -1/2 बच्चों, उससे हमें c मिलेगा। वो -1/2 मैं इन 2 स्टेप में रखूँगा, 1/में ये वाला तो आ जाएगा 1/में 1 प्लस 1/2 यहाँ से, और यहाँ से बनेगा 1 - 1/2। ओवरऑल बनेगा 1/में 3/2 गुणा में 1/2। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 4/3,
जिससे हमें ए, बी और सी के मान मिल रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार शॉर्टकट मेथड से पहले हम ए बी सी के मान ज्ञात कर रहे हैं और उन ए बी सी के मान को वापस इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो 1 में 1 माइनस टी, 1 प्लस में टी और 1 प्लस में 2t था, उसका मान बन जाएगा। ए ज्ञात किया था बच्चों 1/6, तो 1/6 गुना में आ गया 1 में 1 माइनस टी। फिर हमने b का मान ज्ञात किया था -1/2, ये -1/2 गुना में 1 में 1 प्लस टी। और आखिर में हमने c का मान ज्ञात किया था 4 में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा +4/3 गुना में 1 में 1 प्लस में 2t। ये आपका लास्ट स्टेप आ चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन बच्चों। अब जैसे ही मैं इसका समाकलन या इंटीग्रेशन हल करता हूँ तो इसके इंटीग्रेशन को हमने क्या नाम दे रखा है शुरू से ही, आई। अच्छा, इसमें बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक होगी, ये वाला माइनस मैंने नहीं यूज़ किया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हमें जो इंटीग्रेशन करना है उसमें माइनस आएगा, तो इन सब के साथ माइनस का हो जाएगा गुणा, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो इनके चिन्ह को हटा देता हूँ बच्चों और यहाँ पर लगा देता हूँ माइनस। तो फाइनली अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हम लोगों को, आई। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना जितने भी पार्ट्स हैं सारों का इंटीग्रेशन करूँ तो -1/6 बाहर, इंटीग्रेशन आएगा 1 में 1 माइनस टी का। इसी हिसाब से 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन आएगा 1 में 1 प्लस टी का। और आखिर में आएगा -4/3, इंटीग्रेशन 1 में 1 प्लस 2t। ये लीजिए बच्चों, अब ये सभी x के जैसे ही बिहेव करेंगे, बस आखिर में हमें x के गुणांक यानी जो हमारे पास है t, उसका गुणांक का भाग लगाना है। तो ये -1/6 बाहर है बच्चों, 1/x की फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log 1 माइनस टी। लेकिन x के यानी जो हमारे पास t है उसके गुणा में कौन है, -1, इसका लगेगा भाग। तो इसके साथ जब मैं -1 का भाग लगाऊंगा तो बच्चों ये रहा -1, जोड़ का निशान 1/2, फिर इसमें आ जाएगा log 1 प्लस टी। इसमें जो गुणांक बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो भाग लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1/x के जैसा है। नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है -4/3, ये भी 1/x के जैसे है क्योंकि x, ax और ax प्लस b सेम सेंस में यूज़ होते हैं। ये 1 में ax प्लस b है बच्चों, इसमें x का गुणांक है जो हमने अब x बोल रहा हूँ, उसका मतलब हमारे पास क्या है t, उसका गुणांक कितना है 2, उसका लगाएंगे भाग। तो ये लीजिए 2 का भाग लगाया, बाकी 1/x है, तो बन जाएगा log 1 प्लस में 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपके क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा। अब मानवीय जी को कर देते हैं ख़त्म। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा बन जाएगा प्लस, तो 1/6 log, अब जो हमने जिसको t माना था वो क्या था बच्चों, वो था cos, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस cos x प्लस 1/2, log के अंदर बनेगा 1 प्लस cos x, यहाँ पर बन जाएगा -2/3 और log के अंदर बन जाएगा 1 प्लस 2 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फाइनल आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहीं कोई मुश्किल नहीं है, रिपीट करते रहिए। मैथमेटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिपीट करना। इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसके ये उत्तर बन रहे हैं बच्चों, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल नंबर 27। इस क्वेश्चन को करना बड़ा ही ईजी है। इसको आई के इक्वल मान लिया बच्चों। इसमें पहले स्टेप में आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का अवकलन ऊपर पड़ा है हमारे पास 2x dx के साथ गुणा में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो पहला काम है वो है एक्स स्क्वायर को t मानना, जिसका अवकलन है बच्चों 2x dx इज इक्वल टू दी dt। ये वैल्यू इसके अंदर कर देता हूँ पुट। तो i का मान क्या बनेगा, इसके स्थान पे तो बन जाएगा बच्चों dt, उसको लिख देता हूँ बाद में, और इसके बटे में बनेगा t+1 और आ जाएगा t+3। अब हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। वैसे चाहें तो ये निरीक्षण विधि से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें नीचे एक घातीय गुणनखंड है और ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर एक है। तो आप चाहें तो इसको निरीक्षण विधि से भी हल किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ निरीक्षण विधि से, बड़ा इजी हो जाएगा। फिर तो आंशिक भिन्न बदलने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी। उससे आप देखिए
सबसे पहले बड़े गुणनखंड में से छोटे गुणनखंड को घटाया जाता है। तो बड़ा गुणनखंड ये है, इसमें से घटाऊंगा छोटे को, तो ये जो है टी ये तो हट ही जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो बाहर लिखूंगा 1/2। फिर कोष्ठक, अब क्या आता है बच्चों, 1 में छोटा गुणनखंड जो कि है ये वाला, माइनस 1 में बड़ा गुणनखंड जो कि है t प्लस में 3। निरीक्षण विधि से ये इसके आंशिक भिन्न बन जाएगी। ये मान हम यूज़ कर लेते हैं आई में। आप चाहें तो इसको a और b मानते हुए वैसे भी हल कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से, सेम यही आंसर आने वाला है। a का मान आएगा 1/2, b का मान आएगा -1/2, और इस मेथड से करें तो भी आंसर हमारा सेम बनने वाला है। अब i क्या बन जाएगा बच्चों, i बन जाएगा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा अब, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 में t प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 में t प्लस में 3 और dt। ये जो 1/2 था ये मैंने यूं करके बाहर कर दिया। अब एक एक करके ये 1/x की फॉर्म में है बच्चों, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 बाहर है, अंदर इंटीग्रेशन बनेगा पहले का log t प्लस 1, दूसरे का बन जाएगा log t प्लस में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बच्चों इंटीग्रेशन खत्म हो गई इसलिए लगा दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये 1/2 बाहर रखें, log m माइनस log n का सूत्र लगाएं तो बनेगा log t प्लस 1 में आ जाएगा t प्लस में 3 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आखिर में मानी ची को हम कर देते हैं ख़त्म। तो मानी ची को ख़त्म करने पर जो t है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा x², तो x² प्लस 1 और x² प्लस में आ जाएगा 3 विद इन दी मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके लिखा गया है। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए निरीक्षण विधि से ही इसका मान लिखा गया है। अब हमारा 28वां क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे तो। ये इंटीग्रेशन इसको मान लेते हैं i के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो ये है 1 में x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। गुणनखंड इस हिसाब से तो नहीं बनेंगे नीचे, क्योंकि x की पावर n का अवकलन नहीं है। बच्चों x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में x की पावर n माइनस 1 का कर देते हैं गुणा। इससे ऊपर तो यही बन जाएगा x की पावर n माइनस 1 और dx बटे में देखिए क्या होगा, हम इस x की पावर n माइनस 1 का गुणा इस x से करेंगे। गुणा में अगर आधार एक जैसे हो तो घातों का योग हो जाता है बच्चों, तो इन दोनों का गुणा करने पर बनेगा x की पावर n। बाकी ये कोष्ठक चल रहा है x की पावर n माइनस 1। अब x की पावर n का अवकलन हमारे पास है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम x की पावर n को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर बच्चों हमें मिलेगा मिलने वाला है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू दी dt। लेकिन n गुणा में नहीं है तो इसलिए x की पावर n माइनस 1 dx बन जाएगा 1/n और dt। ये सारी वैल्यू मैं इस इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों यूज़ करता हूँ। इसकी जगह तो पर आ जाएगा 1/n और dt, जिसमें 1/n तो कांस्टेंट है और dt को मल्टीप्लाई में यहाँ रख दिया। बाकी बचेगा 1 में x की पावर n के स्थान पे रखना है t, तो हमारे पास आ जाएगा t इंटू में t माइनस में 1। अब यहाँ पर भी ये जो स्टेप आ रहा है ये उचित भिन्न है, लेकिन इसके अंदर ऊपर एक और नीचे एक घातीय पद है, तो हम इसको भी निरीक्षण विधि से ही आंशिक भिन्न के रूप में बदल देंगे। तो 1/n अब इस इंटीग्रेशन के अंदर ही हल कर दूंगा बच्चों इसको। अब इसमें आप ये देखिए बड़ा गुणनखंड कौन है और छोटा कौन है। यहाँ पर -1 है, इसमें नहीं है, तो ये बड़ा और ये छोटा है। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, बड़े गुणनखंड में से छोटा गुणनखंड घटाना। जैसे ये मान ज्ञात करूँगा कितना आएगा बच्चों 1, तो 1 में 1 ये कोष्ठक। अब आएगा 1 में छोटा गुणनखंड माइनस 1 में बड़ा गुणनखंड, और ये आ गया dt। ये हमने किससे किया बच्चों, निरीक्षण विधि से। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 1/n बाहर रहने दो, इस 1/1 का भी कोई मतलब नहीं है, ये दोनों 1/x के जैसे बिहेव करेंगे।
तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बच्चों, log t-1, दूसरे का बन जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये log m माइनस log n है, तो 1/n को बाहर रखा, यहाँ पर लगाया log m माइनस n का सूत्र विद इन दी मोड, क्योंकि log के अंदर मोड यूज़ करते हैं, लास्ट में यूज़ कर रहे हैं, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आखिर में मानी ची को ख़त्म करते हैं बच्चों, तो 1/n log फिर मोड, अब जो ये है t, इसका मान कितना रखा था हमने, x की पावर n से, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n का मोड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। आप चाहें तो ये इस हिसाब से नोट हो सकता है। तो बच्चों हमने इस पार्ट में आपकी एक्सरसाइज 9.4 के जो भी एग्जाम्पल है उनको पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़े थोड़े मुश्किल होते जाएंगे बच्चों, लेकिन यदि आप रिपीट करके उनको सॉल्व करते रहेंगे तो वो एक दिन आपके लिए ईजी भी हो जाएंगे। तो बच्चों रिपीट करते रहिए, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।